हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी में चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं और अब हम आंसर करेंगे इस चैप्टर के अंत में दिए गए क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस। तो जैसा कि हमें पता है, इस चैप्टर के अंत में दी गई है एक्सरसाइजेस, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चंस गिवन है। इन 12 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और कुछ सब्जेक्टिव टाइप हैं। तो चलिए इन 12 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्लांट हार्मोन है? ऑप्शन ए में दिया गया है इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन बी में थायरॉक्सिन दिया गया है, ऑप्शन सी में ईस्ट्रोजन हार्मोन मेंशन्ड है और ऑप्शन डी है साइटोकिनिन। तो जैसा कि हमें पता है, प्लांट में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, और प्लांट में ये हार्मोन्स कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो प्लांट हार्मोन है वो है ऑप्शन डी, साइटोकिनिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, साइटोकिनिन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं? सो ऑप्शन ए दिया है डेंड्राइट, ऑप्शन बी साइनैप्स, ऑप्शन सी में दिया है एक्सॉन एंड ऑप्शन डी इज इम्पल्स। तो जैसा कि हमें पता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं साइनैप्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइनैप्स। साइनैप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है, उस गैप को साइनैप्स या फिर साइनैप्टिक जंक्शन बोलते हैं। ये वो गैप है जिसके थ्रू जो नर्व सिग्नल है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो ब्रेन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इस क्वेश्चन में भी चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में पूछा गया है थिंकिंग यानी कि सोचने के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया है रेगुलेटिंग द हार्ट बीट यानी कि हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए, ऑप्शन सी में बोला गया है बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, एंड ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव। सो जैसा कि हमें पता है, जो ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस और सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सो ब्रेन हमारी थिंकिंग को भी कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है और साथ ही बॉडी को भी बैलेंस करता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो ब्रेन है ये सारे ही फंक्शंस करता है, सारे ही फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है कि हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें ये रिसेप्टर्स ढंग से काम ना करें तो हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जैसा कि हमें पता है, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में। हमारी बॉडी में अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि टंग, नोज, और उन सब सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स अलग अलग टाइप के स्टिमुलाई जैसे कि टेस्ट, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। बट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर रिसेप्टर्स ढंग से काम ना करें तो क्या होगा। अगर ये रिसेप्टर्स ढंग से वर्क ना करें तो जो इंफॉर्मेशन है स्टिमुलस की वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक टाइम पर नहीं पहुंचेगी, जिससे जो रिस्पॉन्स है वो भी डिले हो जाएगा, उसमें भी देरी हो जाएगी और जब तक बॉडी को हार्म हो सकता है। तो इसीलिए रिसेप्टर्स का वर्क करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। इस क्वेश्चन में बोला गया है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है और साथ ही उसके फंक्शन को यानी कि उसके काम को बताना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक न्यूरॉन का यानी कि एक नर्व सेल का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है
आपको भी पेंसिल की मदद से न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है। हमें पता है जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अलग अलग स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं डेंड्राइट्स की मदद से। तो जब आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो हमें डेंड्राइट से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो हमें छोटी छोटी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं सबसे पहले, जिनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और जैसे ही हम ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे उसके बाद हमें सेंटर में लोकेट करना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद हम सेल की बाउंड्री बना देंगे और हमारा सेल बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। सेल बॉडी से हमें टेल लाइक एक्सटेंशन बनानी है जिसको बोलते हैं एक्सॉन, और एंड में छोटे छोटे लेग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जो है नर्व एंडिंग्स। तो इस टाइप से अगर हम अलग अलग पार्ट्स में इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो बहुत क्विकली एक न्यूरॉन का डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और एंड में हमें इस डायग्राम को लेबल भी करना है। सो जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लेबल करेंगे डेंड्राइट्स। सेंटर में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। साथ ही में जो टेल लाइक एक्सटेंशन हमने ड्रॉ करी है उसको हमें लेबल करना है एक्सॉन, और जो ये छोटे छोटे लेग लाइक स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं इनको हमें लेबल करना है नर्व एंडिंग्स। जब भी हमें कोई डायग्राम ड्रॉ करना होता है तो हमें साथ में लेबल भी करना है, ये बात हमें याद रखनी है। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें पूछा गया है कि न्यूरॉन का फंक्शन बताइए। सो न्यूरॉन हमें पता है स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में पहुंचा देते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं टारगेट ऑर्गन्स तक, यानी कि मसल्स तक। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लांट्स में फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फोटोट्रोपिज्म एक टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट है जिसमें जो स्टेम होती है वो सनलाइट की तरफ बेंड करती है, और जो बेंडिंग ऑफ स्टेम है वो होता है ऑक्सिन की वजह से। ऑक्सिन एक टाइप का प्लांट हार्मोन है जिसकी वजह से जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाती है, यानी कि झुक जाती है। चलिए समझते हैं ऑक्सिन की मदद से ये कैसे होता है। तो जैसे ही जो लाइट है वो स्टेम पे फॉल करती है तो जो ऑक्सिन है वो शेडी साइड पर डिफ्यूज कर जाता है, यानी कि स्टेम की उस साइड पर डिफ्यूज हो जाता है जहां पर सनलाइट फॉल नहीं करती। और जैसे ही ऑक्सिन शेडी साइड पर डिफ्यूज कर जाता है तो शेडी साइड पर ऑक्सिन की हाई कंसंट्रेशन हो जाती है, और ऑक्सिन की हाई कंसंट्रेशन की वजह से जो सेल्स शेडी साइड पर है वो और ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, जिस वजह से उनकी लेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच सिग्नल्स गेट्स डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड को जब चोट लगती है, यानी कि उसमें जब इंजरी होती है, तो कौन से सिग्नल्स डिसरप्ट होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और उनमें से एक फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा था जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ब्रेन नहीं करता। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो रिफ्लेक्स एक्शंस पर भी असर पड़ेगा, और साथ ही सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेजेस जाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन से जो कमांड आती है मसल्स तक, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाती है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाती है तो ये सिग्नल्स ब्रेन तक और ब्रेन से मसल्स तक टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। इसके बाद जो भी बॉडी में सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, यानी कि जिन एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी हिंडर होंगे, क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो इन तीनों फंक्शंस पर अफेक्ट होगा अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में रिलीज होते हैं हार्मोन्स जिनको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। सो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता,
इसीलिए उनमें कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं प्लांट हॉर्मोन्स। जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं वो प्लांट के एक पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे पार्ट में डिफ्यूज कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, जहां पर ग्रोथ और रिस्पॉन्स देना होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस से। सो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा है व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम की क्या जरूरत है। तो जैसा कि हमें पता है हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, तो उन चेंजेस को डिटेक्ट करना और उनसे अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है, जिसके लिए हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की जरूरत होती है। और साथ ही अलग अलग बॉडी फंक्शंस, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करते हैं ये सिस्टम। और जैसा कि हमें पता है हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम्स की मदद से होता है, जो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस आपस में कैसे डिफरेंट हैं। तो जैसा कि हमें पता है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो बिना सोचे समझे होते हैं, यानी कि बिना हमारी मर्जी के होते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, लेकिन वो बहुत सडन और बहुत क्विक होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी होते हैं। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो कंटिन्यूअस एक्शंस हैं, यानी कि हमारी बॉडी में लगातार होते रहते हैं और वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो कभी कभी होते हैं, यानी कि ओकेजनली होते हैं, और वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस के जो एग्जाम्पल है हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट एक्सेट्रा, यानी कि जो हमारा हार्ट बीट करता है वो भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, और अगर हमारा हार्ट बीट ना करे यानी कि ब्लड को पंप ना करे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो ब्रीदिंग रेट होता है वो भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जो हम अपनी आईज को ब्लिंक करते रहते हैं वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो आईज को डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है विड्रॉइंग ऑफ हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो अगर कभी हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे टच हो जाता है तो हम बिना सोचे समझे उस ऑब्जेक्ट से अपना हाथ दूर मूव कर लेते हैं, तो वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है हमारी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन रिलीज करता है। सो नर्वस सिस्टम शो करता है नर्वस मैकेनिज्म और एंडोक्राइन सिस्टम शो करता है हार्मोनल मैकेनिज्म। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। नर्वस मैकेनिज्म में न्यूरॉन्स होते हैं इंक्लूड, और हार्मोनल मैकेनिज्म को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जो नर्वस मैकेनिज्म होता है, जो नर्वस पाथवे होता है, वो बहुत ही फास्ट काम करता है, लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली स्लो वर्क करते हैं। जो नर्वस मैकेनिज्म होता है उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब बहुत ही कम देरी के लिए होते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स काम करते हैं उनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक उनका इफेक्ट रहता है बॉडी में। जो नर्वस मैकेनिज्म है वो अपने मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, लेकिन जो हार्मोनल मैकेनिज्म है उसमें जो मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं वो केमिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। नर्वस मैकेनिज्म के एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शंस, मस्कुलर मूवमेंट्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शंस देखे जाते हैं, जो मसल्स की मूवमेंट्स देखी जाती हैं, वो सारी नर्वस मैकेनिज्म से होती हैं। हार्मोनल मैकेनिज्म के एग्जाम्पल है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं,
उनको रेगुलेट करते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म की मदद से। तो ये सारे डिफरेंसेस है नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म के बीच में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर in which movement takes place in a sensitive plant and the movement in our legs। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होती है और हमारे लेग्स में जो मूवमेंट होती है, उन दोनों मूवमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि हमें पता है सेंसिटिव प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होती है वो एक नास्टिक मूवमेंट होती है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं जैसे कि मिमोसा प्लांट, उनमें जैसे ही हम लीव्स को टच करते हैं तो लीव्स फोल्ड हो जाती हैं और इस टाइप की मूवमेंट को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती। और जो हमारे लेग्स में मूवमेंट होती है वो एक वॉलेंट्री मूवमेंट है, यानी कि वो मूवमेंट हमारी मर्जी से होती है। मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट जो होती है वो होती है ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर। तो जैसे ही मिमोसा प्लांट की लीव्स को टच किया जाता है वैसे ही उनके सेल्स में टर्गर प्रेशर में चेंज आता है, यानी कि फ्लूइड के प्रेशर में चेंज आता है और जो लीव्स है वो फोल्ड हो जाती है। लेकिन जो हमारे लेग्स में मूवमेंट होती है वो होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की वजह से। हमारे लेग्स में मसल्स होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिस वजह से हम अपने लेग्स को मूव कर पाते हैं। सेंसिटिव प्लांट में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि प्लांट में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। लेकिन जो हमारे लेग्स में मूवमेंट होती है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि एक वॉलंटरी मूवमेंट है। सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होती है उसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती, यानी कि एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो हमारे लेग्स में मूवमेंट होती है उसमें एटीपी यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है। सो ये सारे डिफरेंसेस हैं मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स के बीच में। सो ये तो था लास्ट क्वेश्चन हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज का। तो आई होप अब आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।